अब स्टार्ट करते हैं छठा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है और ये पूछा गया है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। हम जानते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना होता है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12 और c होता है अचर पद जो हमें दे रखा है माइनस का 9। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है, इसको हम कहते हैं विभक्तिकार। तो b स्क्वायर यानी माइनस के 12 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है माइनस का 9। माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते प्लस बन जाती है और 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ माइनस है और ये माइनस गुना होकर क्या बन जाएगा प्लस। ये 4 चौके 16 और 16 नंबर 144 तो यह आ जाता है 288। अब ये क्या होता है, 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। इसके जो मूल है वह क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। अब हमारे पास सातवां क्वेश्चन ये दे रखा है कि दो बिंदु है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a है और ये है b। तो ये 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है, हम जानते हैं। और ये जो b है वो है 5 और माइनस का 3। मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र हमने मान लिया ये c है, इसका मध्य बिंदु है। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र क्या होते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। इधर है x1 5 तो 5 प्लस 0 बटे में क्या कर दो 2, तो 5 बटे 2 यानी कितना हो गया 2.5 लिख सकते हो आप इसको, या 5 बटे 2 लिख के भी छोड़ सकते हो। फिर होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 कितना है, इसको मान लो 0 और ये माइनस का 3 बटे में क्या आ गया 2। तो माइनस का 3 बटे 2 भी लिख सकते हैं या माइनस का 1.5 लिख सकते हैं। ये होता है अपने पास किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या सूत्र होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब सॉल्व करते हैं आठवां क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 29 कोण, 29 यानी 19 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये AP है जो एक धरातल पर खड़ी हुई क्या एक मीनार है और ये है इसकी छाया। तो इस स्थिति में मान लो ये जो इसका 29 कोण बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री है और ये मान लिया हमने h मीटर इसकी ऊंचाई है मीनार की। और जब कोण 60 डिग्री है उस स्थिति में जो इसकी परछाई है वह हो गई x मीटर। अब अगर कोण घटकर कितना रह जाता है 30 डिग्री रह जाता है, तो यानी छाया है वह कितनी हो गई, और वो बता रहा है कि छाया है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी पहले x थी अब 40 मीटर और क्या हो गई अधिक लंबी हो गई। तो मान लो बिंदु D तक छाया आ जाती है। तो उस स्थिति में जो कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। अब जो छाया है कितनी बढ़ गई 40 मीटर बढ़ गई, यानी पहले x थी अब x से और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 40 मीटर बढ़ गई। तो कोण कितना हो गया इसका 30 डिग्री हो गया। हमने मीनार की ऊंचाई पूछी है तो ये हमेशा क्या बनता है, यहाँ पर एक समकोण बनता है। तो पहले हमें क्या करना, देखो इसमें h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABC दूसरा ABD। तो पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, ये दोनों में हमें निकालिए। देखो ये है इसके टेन के लिए ये जो अपना 60 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब है, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये AP क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan होता है और थीटा कितना है इधर 60 डिग्री। लंब है AP जो दे रखा है h और आधार कितना है x। tan 60 का मान होता है √3, तो h बटे x इधर भेज देंगे x को तो आ जाएगा h बराबर √3x मीटर। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखो h की वैल्यू कब आएगी, जब हमें यहाँ पे x का मान रखना पड़ेगा। अब पुनः क्या करते हैं, त्रिभुज ABD लेते हैं। त्रिभुज ABD में
ए बी और डी पूरा लेंगे। अब देखो कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा पूरा आधार। तो लंब बटे आधार क्या लगेगा, tan 30, यानी लंब और आधार में अनुपात क्या होता है, tan का होता है। और tan 30 के लिए यानी इस 30 के लिए ये हो जाएगा अपना लंब, लंब कितना हो जाएगा h बटे आधार, ये पूरा हो जाएगा पूरा, यानी BD कितना है x प्लस 40। tan 30 का मान होता है 1/√3, h का मान रख सकते हो √3h, h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और बट्टे में है x प्लस 40। इसको ऊपर से गुणा करेंगे, x प्लस 40 1 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 40, और ये इधर गुणा होगा तो √3, जब √3 से गुणा हो जाएगा तो 3 बन जाएगा और x रहेगा ऐसा आ जाएगा। अब ये x इधर आएगा तो क्या बनेगा 3x, इधर आके माइनस का x बराबर में 40, तो 2x बराबर आ जाएगा 40 और x बराबर आ गया 40/2 यानी 20 मीटर। अब हमें तो चाहिए मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई हमने कितने मान रखी है h मीटर। तो अब जब इसमें x के वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। तो लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना माना था हमने √3x, और x के वैल्यू रखते हैं 20, तो 20√3 मीटर। अब अगर आगे आप सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो आगे भी यहाँ पे मान रख के सॉल्व कर सकते हो, और इतना भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। अब सॉल्व करते हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के माप वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। इसको हम क्या दे सकते हैं, नाम ABC दे सकते हैं। इसको हम कैसे रचना करेंगे कि सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर जो है लंबाई के रेखाखंड खींच लेंगे, फिर बिंदु C से और बिंदु B से दोनों में से 6 सेंटीमीटर के चाप काट कर हम इसको जो है मिलाएंगे। दोनों चाप जहाँ पर काटेंगे एक तो उसको नाम हम बिंदु A दे देंगे, और A को C से मिला देंगे और A को B से मिला देंगे। या तो प्रकार की सहायता से बना सकते हो या फिर सीधा स्केल की सहायता से बना सकते हो। अब हमें क्या करना है कि इसके एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। तो इसके लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे की तरफ एक न्यूनकोण बनाते हुए हमें रेखा खींचनी है। अब इस पे कितने चाप काटने हैं वो हमें देखना है कि जैसे 2/3 है या 3/2 है, तो इसमें आपको देखना है कि बड़ा वाला भाग कौन सा आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 चाप बराबर के काटने पड़ेंगे। तो यहाँ से एक चाप, ये दूसरा चाप और ये तीसरा चाप। जैसा हमने रेखाखंड को 2:3 में किसी अनुपात में विभाजन करने वाला सवाल किया था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे करना है। तो ये मान लो हो गया C1, ये C2 और ये हो गया C3। लास्ट वाले चाप को इस बिंदु से हमें मिला देना है। अब हमें लेना है 2:3। तो ये देखो 1 2 3 तो हो गया, फिर हमें 2 लेना है। तो यहाँ से जो चाप काटेंगे यानी इसके समांतर हमें इस C2 पर क्या करनी है, रेखा खींचनी है। तो यहाँ से चाप काटकर उतना ही चाप हमें यहाँ से काटना है। फिर प्रकार इतना खोलकर इस पे रखे एक चाप ऐसे काटेंगे तो ये लगभग हमारे पास इसके समांतर ऐसे रेखा बन जाएगी। इसको नाम दे सकते हैं हम C'। अब इसके समांतर इस C' पर रेखा खींचनी है इसे। तो यहाँ से क्या करो, इसे थोड़ा कम एक चाप यहाँ से काट दिया हमने, उतना का उतना चाप प्रकार को जितना खोला उतना का उतना C' पर रख के हम यहाँ से एक चाप पे काटेंगे। फिर इतना चाप खोलकर इस पे रख के यहाँ पे चाप काटेंगे तो लगभग इसको ऐसे प्रतिच्छेद करेगा, और फिर इसको जब मिलाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन जाएगा। अब देखो ये 2/3 गुना है, तो जो त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज मिला है हमें, A', B और C'। और बाद में इसको आपके जो है रचना के स्टेप सारे लिखने हैं। अब समझते हैं 10वां क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो सबसे पहले क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त खींचना है और इसका हमें ये व्यास ले लेना है। देखो समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी है किसी भी वृत्त पर,
तो क्या करना होगा कि उसके व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कर दीजिए, दोनों क्या हो जाएगी, समांतरित हो जाएगी। अब इस पे स्पर्शिका खींचने के लिए हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख के प्रकार को एक चाप ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से पहला चाप, फिर ये दूसरा चाप, तो यानी हमें इस पे 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है, तो ये एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। सेम इसी प्रकार से इस पे भी 90 डिग्री कोण की रचना करनी है, ये हमने 90 डिग्री के कोण की रचना करनी जो है छोटी क्लासों में सीख रखा है। तो अगर व्यास के दोनों सिरों पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतरित होती है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं जो दोनों क्या हो, समांतरित हो। अब स्टार्ट करते हैं 11वां क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी प्रश्नावली 6 से त्रिभुज वाली प्रश्नावली से आया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, यानी हमें दो कंडीशन दे दी कि दो त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग में होंगे। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं कि जिनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है लेकिन संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो सकते हैं लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जबकि सर्वांग त्रिभुजों में क्या होता है, संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांग का मतलब भी क्या होते हैं कि दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दी गई है, तो सबसे पहले वो लिखते हैं। हमें दिया गया है कि दो त्रिभुज समरूप है, तो हमने मान लिया कि दो त्रिभुज एबीसी है। एक तो हमारे पास त्रिभुज है एबीसी और एक है त्रिभुज पीक्यूआर। तो हमें ये दिया गया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग, यानी हमें जो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी ये होता है सर्वांग का निशान, यानी बराबर भी और एक समरूप भी, इसको कहते हैं सर्वांग। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग है किसके, पीक्यूआर के। सिद्ध करने वाला सवाल कभी भी आता है तो आपको जो दिया गया है वो लिखना है, फिर जो सिद्ध करना है वो लिखना है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा रचना करते हैं तो भी हमें उसमें स्टेप लिखना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों में, हमें देखो पहले से क्या दे रखा है, दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं और उनका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो इनमें के दो समरूप त्रिभुजों में क्या होती है, प्रमेय लगती है, जो क्या होती है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी इन दोनों समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वह इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो देखो एपी हम लेते हैं तो इसमें संगत कौन सी आ जाएगी, पीक्यू। तो यानी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात ये संगत भुजाएं हैं और इनके वर्गों के अनुपात के बराबर है। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, बीसी स्क्वायर बटे क्यूआर स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बटे पीआर स्क्वायर। अब हमें ये दिया गया है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो यानी एरिया ऑफ एबीसी बटे में एरिया ऑफ पीक्यूआर, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो अगर इसमें आपस में भाग लगेगा तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास एपी स्क्वायर बटे में पीक्यू स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बटे क्यूआर स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बराबर पीआर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं पहले, तो हम क्या करते हैं, 1 बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर।
यानी AP स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर ये भी 1 के बराबर है, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर ये भी 1 के बराबर है, SC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर ये भी 1 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 1 के बराबर रख देते हैं। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, और दोनों पक्षों का स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ बराबर AP, या हम लिख सकते हैं AP बराबर क्या आ जाएगा, PQ। इन दोनों को बराबर रखा तो हमें क्या मिला, AB बटे इसमें AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर के हिसाब से क्या मिला, AB बराबर PQ। इसी प्रकार जो BC किसके बराबर आ जाएगा, QR के, तथा SC किसके बराबर आ जाएगा, PR के। तो हम आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में इसमें AB बराबर है किसके, PQ के, BC बराबर है किसके, QR के, और AC बराबर है किसके, PR के। तो यदि किसी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के। तो तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है तो इसमें S नियम लग जाएगा, यानी त्रिभुज की सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा, साइड 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 या भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम में हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये एक त्रिज्यखंड है जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री हमें दे रखा है और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड क्या होता है कि किसी वृत्त में त्रिज्याओं के द्वारा जो घेरा गया खंड है वो होता है त्रिज्यखंड, और इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा हमें दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री और बटे में है 360 डिग्री। पाई का मान 22 बटे 7 रखते हैं, या फिर 3.14 दिया होता है तो वो रख देंगे। r का मान कितना है 7, तो 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और इस 60 बटे 1 0 से 1 0 चला जाएगा। 6 और 36 को लिख सकते हैं 1/6 गुणा 22 गुणा 7, ये दोनों कट जाएंगे, 2 के पाड़े से 11 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 बार। 11 को 7 से गुणा किया 77 और बट्टे में आ जाएगा 3। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो। अब हम पढ़ते हैं 13वां प्रश्न। इसमें हमें एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शंकु का चिन्ह बनाते हैं। तो शंकु का चिन्ह क्या होता है कि शंकु को अगर ऊपर की तरफ से यानी जो नुकीला सिरा होता है उसकी तरफ से जब काट देते हैं तो ये बन जाता है शंकु का चिन्ह। इसमें देखो ये जो दो त्रिज्याएं हो जाती है, L का मान तो ये हो जाएगा इसकी तिर्यक ऊंचाई और ये हो जाएगी R1 और ये हो जाता है R2। इसमें एक वृत्त बड़ा बनता है और एक जो ऊपर वाला है वो क्या बनता है, छोटा बनता है। तो बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या R1 हो जाएगी और छोटे वाले की हो जाएगी R2। इसमें इसकी जो परिधि बड़ी होगी और इसकी परिधि क्या होगी, छोटी होगी। तो इसके वृत्त के सिरों के परिमाप दे रखे हैं, यानी ये जो वृत्त के सिरे एक ये और एक ये, तो वृत्त के परिमाप को हम कहते हैं परिधि। तो इसके वृत्त के सिरों के परिमाप हमें दे रखे हैं 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई R1। इसकी त्रिज्या R है R1, तो 2 पाई R1 का मान है 18 सेंटीमीटर और 2 पाई R2 का मान है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो इससे R1 का मान कितना आ जाएगा, 18 बटे
ये 2 पाई आ जाएगा नीचे, तो उसको हमने दे दिया 2 पाई। ये आ गया हमारे पास R1 की वैल्यू। इससे R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी 6 बटे, ये 2 पाई नीचे आ जाएगा इसके, तो 6 बटे 2 पाई सेंटीमीटर। अब जो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, वो होता है हमारे पास पाई L गुणा R1 प्लस R2। ये होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पाई का मान ऐसा वैसा रख देंगे, गुणा L हमें दे रखा है 4, R1 प्लस R2 हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले R1 और R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। तो 18 बटे 2 पाई प्लस में 6 बटे 2 पाई आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, 2 से ये जो 2 है ऊपर कट रहा है, तो पाई ऐसा वैसा आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, इसमें इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, और ये 18 प्लस 6, तो पाई गुणा 4, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 बटे में 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से जो है कट जाएगा 4 कितनी बार 2 बार, तो 24 दूनी कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सोल्व करते हैं 14वां क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी दो घनों को जो जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ में नहीं, इसने पहले बता दिया कि जब हम दो घनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा, और उस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो घनाभ की आकृति क्या होती है, इस टाइप की होती है, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ किस आकार का होता है, वर्गाकार होता है। तो घनाभ में जो भुजा होती है ना तीनों, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबरी होती है। तो हमें दे रखा है प्रत्येक घन का आयतन, यानी दो घन है जिनमें से प्रत्येक आयतन हमें दे रखा है, तो हम मान लेते हैं हमें भुजा बतानी है, माना प्रत्येक घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर हमने मान ली। अब हमें क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो आयतन कितना दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि आयतन दे रखा है, तो बराबर में आयतन का सूत्र रखेंगे, क्या सूत्र होता है, भुजा क्यूब या L क्यूब, जो कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा कितनी मान रखी हमने x, तो x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 64। जैसे स्क्वायर हटाने के लिए हम वर्गमूल लेते हैं, उसी प्रकार क्यूब हटाने के लिए, घन हटाने के लिए क्या लेंगे, घनमूल लेंगे। तो दोनों पक्षों का हमें घनमूल लेना पड़ेगा, तो इधर तो क्या रह जाएगा x, और 64 पे क्या रह जाएगा, घनमूल का निशान लग जाएगा, और यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, और 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है। यानी इन दोनों में प्रत्येक घन की भुजा क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जब हम घनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक प्रकार का वो घना बन जाएगा इस प्रकार से, तो हमें घना बन जाएगा। तो ये इसकी 4 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है, और ये भी क्या है लंबाई। तो अब जो घना बनेगा उसकी कुल लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 और 4 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसकी चौड़ाई तो 4 सेंटीमीटर रहेगी, और ऊंचाई भी क्या रहेगी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो हम लिख सकते हैं कि बनने वाले घनाभ की जो लंबाई है वह बनेगी 8 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई है ना वो 4-4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब निकाल लेते हैं हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। हम इसको 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL भी लिख सकते हैं। तो 2 गुणा लंबाई है 8, तो 8 गुणा चौड़ाई है 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। 8 चौके 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 और 32 64 और 6 कितने हो गए 70 10 80, तो 2 गुणा 80
80 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 160 मीटर, सॉरी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले जब दो घनों को हम जोड़ेंगे तो उनसे घना बनेगा और उस घना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पढ़ते हैं हम 15 क्वेश्चन। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दिए गए बंटन का हमें माध्य ज्ञात करना है। देखो ये वर्गीकृत नहीं है, इसमें पहले से हमें x की वैल्यू यानी मध्य मान दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे माध्य का। माध्य का सूत्र क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में, fx बटे सिग्मा f, यानी सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो हमें क्या करना पड़ेगा, fx ज्ञात करना पड़ेगा, यानी f को x से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यू में से गुणा करना है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 5 3 15, 4 चौके 16, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो अब हमें निकालना सिग्मा fx, यानी fx के सभी मानों का योग। तो आ जाएगा 8 और 10 5 15, 15 6 21 और 21 और 2 कितने आ गए 23। हासिल की 2 चली जाएगी तो 4 और 2 कितने आ गए 6। अब सिग्मा f लेना है तो इनका भी ऐड कर देंगे, 4 2 6, 6 5 11, 4 15, 15 4 कितना जाएगा 19। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो है फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसमें बस वैल्यू रखनी है। fx कितना आया है 63 बटे सिग्मा f आया है 19। अब 63 में हमें 19 का भाग देना है, तो 19 3 57, फिर 13 में से जो 7 चले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 6। यहाँ पे कितना बच गया 0, फिर पॉइंट लगाया, यहाँ पे कितना आ गया 0। तो 19 3 फिर कितना आ जाएगा 57। तो इसका आ जाएगा 3.3, यानी दिए गए बंटन का जो माध्य होगा वो होगा 3.3। अब सॉल्व करते हैं 16वां क्वेश्चन, जो है एक प्रायिकता का क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि एक डिब्बे में लाल कंचे 8 हैं, सफेद कंचे 5 हैं और हरे कंचे 2 हैं। इनमें से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब बिना देखे उनमें से कोई सा भी जो है निकल ही सकता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकलने वाला कंचा एक लाल कंचा हो या फिर दूसरा कुछ है निकलने वाला कंचा हरा नहीं हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं प्रायिकता के सूत्र की कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। कुल कह सकते हैं, असंभव परिणाम कह सकते हैं। तो हमारे पास जो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, जितने इस जो डिब्बे में कंचे हैं, यानी अगर हम निकालते हैं तो कितने परिणाम कर सकते हैं, जितने इसके अंदर कंचे हैं। कितने कंचे हैं इसमें 8 + 5 + 2, तो टोटल इसमें 15 कंचे हैं। अब पहले बात करते हैं कि लाल कंचे कितने हो सकते हैं, यानी इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा या निकला गया कंचा क्या होगा, एक लाल कंचा होगा। तो देखो जितने कंचे लाल है उन्हीं में से निकलने की संभावना है इसकी, यानी 8 कंचे लाल निकल सकते हैं, यानी 8 हमारे पास अनुकूल परिणाम में हो जाएगा। तो पहले में जो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता तो सूत्र होते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यानी लाल कंचे जितने हैं उतने हमारे पास क्या है अनुकूल परिणाम, यानी इन 8 में से कोई सा भी कंचा आ सकता है और हमारे पास जो कुल परिणाम कितना है 15, यानी लाल कंचा निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 8/15। दूसरा है हरा नहीं है, यानी वह कंचा जो निकला गया कंचा है वह क्या नहीं है, हरा नहीं है। अब जो हरा नहीं है तो हरे के अलावा और कोई सा भी निकल सकता है, तो हरे को हम छोड़ देते हैं। तो अब जो बचे हुए हैं ना उनमें से तो कोई सा भी निकल सकता है। इसका मतलब हरे को छोड़कर जितने भी कंचे बचते हैं वह क्या हो जाएगा, उनका अनुकूल परिणाम में हो जाएगा। अगर हरा नहीं पूछा है ना तो हरे को छोड़ दो, बाकी तो निकल ही सकते हैं। 8 और 5 कितने हो गए 13, यानी इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने आ गए 13, यानी 13 में से कोई से भी आ सकते हैं और हमारे पास कुल परिणाम कितना है 15। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 13/15। एकदम सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन हमें बिल्कुल भी करनी नहीं पड़ती है। अब सॉल्व करते हैं 17वां क्वेश्चन। इसमें हमें
प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। यानी पहले हमें एक वो समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी जिसे जो किससे विभाज्य होती है, 6 से विभाज्य होती है। तो हमें प्रथम 40 दिए गए हैं धनात्मक, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इसमें हम श्रेणी लेते हैं। तो अभिष्ट श्रेणी, सबसे पहला पद कौन सा होता है जो 6 से विभाज्य होता है, धनात्मक होता है, वो होता है 6। अब जो 6 से विभाज्य होंगे ना, उनमें 6 का अंतर आएगा। तो 6, 12, 18, 24, 23 इस प्रकार ये सभी किससे विभाज्य होंगे, 6 से विभाज्य होंगे। लेकिन हमें कितने पद लेने हैं, 40 लेने हैं। यानी n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, और a की वैल्यू 6 है ही है, d की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6। हमेशा ध्यान रखना जिसे विभाज्य का बोले, 6 से विभाज्य पूछा है तो d की वैल्यू 6 हो जाएगी, 7 से विभाज्य का पूछा है तो d की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, उनका योग। तो ऐसा का सूत्र होता है योग के लिए, n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। n की जगह रखना हमें 40, क्योंकि 40 पदों का योगफल हमें लेना है। तो 40/2 2 गुणा a भी कितना है 6 है, और n का मान रखना है 40 माइनस 1 गुणा d हो गया 6। 40 में 2 का भाग दिया तो 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणा 6। थोड़ा और सरल करते हैं, 20 12 39 को 6 से गुणा करते तो 6 9 54 हासिल की 5 6 3 18 और 5 कितने हो गए 23। अब इनको ब्रैकेट वाली संख्या को जोड़ देंगे और 20 से कर देंगे गुणा। तो 4 और 2 6, और ये आ जाएगा 4, और ये बचेगा हमारे पास 2। यानी 12 में हमने जोड़ दिया 234 है, 234 में 12 जोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार आप इसको बोल सकते हो। अब क्या करना है, इसमें लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 हमने रख दिया, यानी अब 2 को गुणा कर देंगे इससे। तो 6 दूनी 12 हासिल की 1, 4 दूनी 8 रह के 9, और 2 दूनी 4। ये आ गया हमारे पास 40 पदों का योगफल, कितना आ जाएगा 4920। यानी प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक योग जो किसी विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, वो कितना हो जाएगा 4920 से हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन। इसमें हमें एक त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए गए हैं, और इन तीनों निर्देशांकों से बनने वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल जो है पूछा गया है। तो हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है जब हमारे पास तीनों उसके निर्देशांक दिए गए होते हैं। वो होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये है x3 y3। अब बस हमें इसमें वैल्यू रखनी है। x1 की वैल्यू है 2, y2 माइनस y3, तो y2 है 0 माइनस y3 भी किसका है माइनस का, तो इसमें अलग से हम इसको माइनस में लिख देंगे, प्लस x2 हमें दे रखा है माइनस का 1, y3 है माइनस का 4, फिर ये माइनस y1 दे रखा है 3, प्लस x3 हमें दे रखा है 2, फिर है y1 माइनस y2, तो y1 है 3 माइनस y2 है 0। ये सारी वैल्यू हमने रख दी है, बस हमें इसको क्या करना है, सरल करना है। तो 1/2 देखो, इसका जब ब्रैकेट हटेगा तो बाहर माइनस है अंदर माइनस है, दोनों गुणा के क्या बन जाएगा प्लस, यानी ये 4 बन जाएगा प्लस का, और 0 में जब 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 8। अब ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट हटेगा इसका तो बाहर प्लस है और ये इसके अंदर है माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का 1, और इधर ये 4 माइनस का और 3 माइनस का गुणा होकर बन जाएगा माइनस का, सॉरी जुड़ के बन जाएगा माइनस का 7 बन जाएगा।
माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो माइनस का 7 आ जाता है। देखो इन दोनों के बीच गुणा का निशान है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, +2। अब ये बचता है 3, 3 में से 0 गया तो 3 में बचेगा, और 3 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पे लिख देंगे हम सीधा 6 लिख देंगे। थोड़ा और सरल कर लेते हैं इसको, 1/2 8। ये माइनस और माइनस गुणा के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 7 एकम 7, प्लस में कितना आ गया 6। ब्रैकेट वाली संख्या को जोड़ देंगे, 8 7 15 और 6 21, यानी 21 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा हमारे पास 21/2, या लिख सकते हैं इसको 10.5 वर्ग इकाई। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 21/2 या 10.5 वर्ग इकाई आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से इसमें आप नंबर पूरे के पूरे ला सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं 19वां क्वेश्चन। इसमें हमें दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, यानी जब वर्गीकृत आंकड़ा हो उसके लिए माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है, L + n/2 - CF बटे में F गुणा H। अब ये हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें CF यानी संचयी बारंबारता इसमें हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करते हैं, पहले 4 को ऐसा वैसा लिखेंगे, इसमें ये नीचे वाली बारंबारता जोड़ देंगे, तो 28 और 4 कितने हो गए 32, फिर ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 74, 74 में 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 94, और 94 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100। यानी जो अंतिम संचयी बारंबारता ये और ये जो सिग्मा ऑफ है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब हम यहाँ पे जो सिग्मा एफ को है n से लिखते हैं, तो हमारे पास n का मान कितना है 100 है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले n/2 करना होगा, यानी 100 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50, और इस 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, वो है हमारे पास 74। यानी माध्यक निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, n/2 करेंगे, n का मान सिग्मा f को यहाँ पे क्या कहते हैं, n कहते हैं, तो n/2 किया तो जितना आया उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हम देते हैं, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 74, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा अपना माध्यक वर्ग, यानी माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। अब हम इसमें जो वैल्यू रखनी है वो सारी वैल्यू लेते हैं। L होता है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, जो हमें कितनी है 20 दे रखी है। H होता है वर्ग अंतराल हाइट, ये है अंतर कितने का 10 का, और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखो F हमें F वाली इस कॉलम में मिलेगा जो कितनी दे रखी है 42, और जो CF होता है वो होता है इसे माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो CF हमें इस CF वाले कॉलम में मिलेगा, तो ये जो माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता है इससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता हमें लेनी है, यानी 32 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू जा चुकी है, बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है। L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n/2 किया तो आया हमारे पास 50 माइनस CF का मान है 32 बटे में F है 42 और गुणा में है H का मान हमें दे रखा है 10। अब इसको सॉल्व करना है, और 50 में से जब 32 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 18 और बट्टे में है 42, गुणा में चल रहा है 10। देखो 18 और जो 42 है ये 6 के पार्ट से कट जाएंगे, तो 6 3 18 और 6 7 42, यानी इस 18/42 को हम लिख सकते हैं 3/7। अब जितनी कैलकुलेशन आसान बनाओगे उतना ही सवाल आपका इजी होता जाएगा। इस 10 को 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30/7, यानी 30 में हमें भाग देना है 7 का, तो 7 चौके 28, कितना बचेगा 2 पॉइंट लगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 दूनी 14, फिर आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 8 7, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और 8 7 कितना आ जाएगा 56, यानी 20 प्लस 30/7 को हम लिख सकते हैं 4.28, तो 20 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24.28, और ये अपना माध्यक
अब हम पढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है 2 गुने के किसके, कोण OPQ, यानी कोण PTQ वो 2 गुना है किसका, कोण OPQ का। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं और इसकी उत्पत्ति करने के लिए हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। इसका केंद्र है O। इसके बाह्य बिंदु किसी T से इस पर हम दो स्पर्श रेखा की रचना करते हैं और ये हो गया T P और T Q, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब देखो PTQ, तो PTQ ये बन रहा है और OPQ। अब OPQ कैसे बनेगा कि हमें इसको मिलाना पड़ेगा, यानी ये एक प्रकार से हमारे पास क्या बनेगा, त्रिभुज बनने जाएगा। अब एक ये कोण है, एक ये कोण है और एक ये कोण है। तो सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। और ये जो OPTQ, ये जो एक चतुर्भुज बनता है वो होता है चक्रीय चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि जो स्पर्श रेखा वो त्रिज्या पर पूरे पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये पूरा कोण कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो ये कोण और ये केंद्र वाला कोण, इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि कोण PTQ प्लस कोण POQ, इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज बनता है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। इससे हमारे पास PTQ की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री और ये प्लस का लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में कोण POQ, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तो हम त्रिभुज की बात करते हैं POQ में, तो इधर हम लेते हैं त्रिभुज POQ में। POQ में ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। और एक त्रिभुज में ये विशेषता होती है कि अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनका समूह कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस भुजा के, देखो मैं इधर अलग से इसका एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ये है O और ये है P और ये Q, ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो एक वृत्त की त्रिज्याएं दोनों बराबर होगी, यानी हम लिख सकते हैं OQ बराबर आ जाएगा OP। इसका क्या कारण है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सदा क्या होती है, समान होती है। तो अब त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे कि ये नियम लगाएंगे कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनका समूह कोण बराबर होगा। तो देखो OP का समूह कोण ये और OQ का समूह कोण ये, यानी हम कह सकते हैं कोण OQP बराबर कोण OPQ। कारण क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर कोण हो जाएंगे। अब हम जानते हैं त्रिभुज, वापस इसमें लेना पड़ेगा POQ में किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम इसके तीनों अंतः कोणों का योग करते हैं तो क्या आ जाएगा, कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो ये हमारे पास OPQ और OPQ और OQP, यानी OPQ और OQP ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आए हैं। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हम इसकी जगह OPQ की जगह OQP भी लिख सकते हैं और OQP की जगह OPQ भी लिख सकते हैं, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, जो हमने पहले ही सिद्ध कर रखा है। अब क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए वो देखते हैं, यानी हमें चाहिए OPQ, तो हम क्या करेंगे OPQ रखेंगे। इसका मतलब
ओ क्यू पी की जगह हम ओ पी क्यू भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास ओ पी क्यू तो है, और इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, ओ पी क्यू रख देंगे। बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब हमारे पास कितने ओ पी क्यू हो गए, 2 ओ पी क्यू हो गए, यानी 2 कोण ओ पी क्यू बराबर में 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि इस पी ओ क्यू को इधर लाते हैं, तो ये रह जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 180 डिग्री इधर पहले से है, और ये जो प्लस का है इधर आके बन जाएगा माइनस में, तो कोण पी ओ क्यू आ जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 पर नजर डालते हैं। इसमें देखो इनका जो दायां भाग है वो दोनों में क्या है, बराबर है। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का बायां भाग भी क्या होगा, बराबर। देखो इधर भी 180 माइनस पी ओ क्यू है, और इधर भी क्या है, 180 माइनस पी ओ क्यू। तो अगर दो समीकरणों का एक भाग बराबर है तो ऑटोमेटिक दूसरा भाग क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो वहां से क्या लेते हैं, कोण पी टी क्यू बराबर इधर आ जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू, और ये हमें क्या करना था, सीधे करना था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, बस हमें थोड़े से जो नियम है वो याद होने चाहिए, यानी परमा याद होनी चाहिए। आसानी से सवाल एकदम से सरल हो सकता है। अब हम चल करते हैं 21वां क्वेश्चन। इसमें हमें दो चरों वाली दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, और इनको हमें आलेखीय विधि यानी ग्राफ विधि के द्वारा हल करना। देखो ये एकदम से आसान इक्वेशन है, समीकरण है, इससे आसान समीकरण कोई भी नहीं हो सकती। देखो इसका सबसे पहले मैं आपको हल करने का सीधा सीधा तरीका बताता हूँ कि दो चर कभी प्लस में आए और माइनस में है, तो उन दोनों की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक छोटी ट्रिक होती है। वो क्या होता है, देखो अब सीधा से बात पता चल रही है कि x में से कुछ घटा रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, यानी x होगा बड़ा और y क्या होगा, छोटा। तो जब दो चर दे रखे हैं प्लस में और एक दे रखे हैं माइनस में, तो अगर हमें बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 14 और 4 18, 18/2 यानी 9, यानी x की वैल्यू तो आएगी 9। और अगर y वाले की यानी छोटे वाले चर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इनको घटाकर क्या कर दो, आधा कर दो। 14 में से 4 गए तो 10, 10/2 यानी 5। अब ये हमारे पास सीधी तरीके से क्या आ चुकी है, x और y की यानी दोनों चरों की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें तो ग्राफ विधि से हल करना है। लेकिन इसमें हम पता कर सकते हैं कि अपना ग्राफ है जो कहाँ पर काटेगा, x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं, और ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक टेबल बनानी होती है जिसमें x और y की वैल्यू हमें देनी होती है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, हमारे पास अगर दो बिंदु होंगे तो उससे हमारा जो रेखाखंड या रेखा आराम से बन सकती है, इसलिए आपको 2, 3, 4 बिंदु लेने की जरूरत नहीं है, दो बिंदु से आपकी जो रेखा बन जाएगी। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, चाहे y को इधर लियो चाहे x को इधर लियो, ठीक है, या फिर सीधा इसमें मान रख सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, या फिर छोटी वैल्यू ले लेते हैं, x बराबर 5 रख देते हैं। देखो आपको इसमें वैल्यू इस प्रकार से रखनी है कि आपके ग्राफ के अंदर अंदर आ जाए, लेकिन आप बड़ी वैल्यू रख दोगे तो वो वैल्यू ग्राफ की क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, फिर पैमाना भी आपको बड़ा मानना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हम 5 रखते हैं, तो 5 प्लस y बराबर कितना आ गया, 14, और y बराबर आ गया 14 माइनस 5 यानी 9। अब क्या करेंगे, इसमें देखो कुछ भी रख सकते हैं हम, ये एकदम से आसान इक्वेशन है। तो लेकिन हमें ऐसी वैल्यू बनानी है जो कम से कम 10 से छोटी आई। अब x की वैल्यू हमने 5 रखी है, अब क्या रख देंगे, x बराबर 6 रखने पर, तो जब x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 प्लस y बराबर कितना आ गया, 14, तो y बराबर आ गया 14 माइनस 6 यानी 8। अब हमारे पास एक टेबल बन जाएगी, देखो यहाँ पर x बराबर हमने 5 रखा है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो हमारे पास ये एक बिंदु बन गया 5 और 9।
दूसरा x की वैल्यू मैंने 6 रखी है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब देखते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर कितना है 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख सकते हो, तो y बराबर 1 रखने पर दोनों की रख सकते हो, किसी में भी x के रख दो चाहे y के रख दो। इसके देखो इनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको इजी लगते हैं वैसे आप इसमें जाते कर सकते हो। अब इसमें देखो दोनों में जो गुणांक 1 है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा रखना है कि x और y की वैल्यू है वो 9 या कम से कम 10 से तो कम आनी आनी चाहिए, ताकि हमारा ग्राफ है जो एक पेपर पे इजी से बन सकता है। अब y का मान 1 रखते हैं, तो y माइनस 1 बराबर 4। वे माइनस का इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, और 4 एक कितना गया 5। फिर y बराबर कितना रख देंगे 2 रख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस y की जगह 2 रखा, बराबर में कितना है 4। x बराबर आ गया 4 प्लस 2 यानी 6। अब इससे हमारे पास एक टेबल और बन जाती है, वो क्या बनेगी देखो। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं 3-3 बिंदु लेते हैं, 4-4 लेते हैं, लेकिन 2 बिंदु से अपना क्या है रेखा बन जाएगी। तो अगर y का मान हमने 1 रखा था, तो x का मान कितना आया है 5, और यहाँ पे y का मान हमने 2 रखा है, तो x का मान कितना है 6। देखो इसमें ग्राफ किस प्रकार से बनता है, ये अपना ग्राफ होता है, इसको हम बोलते हैं x अक्ष। इधर आता है x प्लस का, और इधर आता है x माइनस का, ये y प्लस का और ये y माइनस का। देखो इसका पैमाना है वो हम क्या मानेंगे, पैमाना x अक्ष। इसमें देखो जो ग्राफ में क्या होते हैं, ये एक बड़ा खाना होता है, इसमें 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। फिर जो बड़ा खाना होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक ले लेते हैं। तो एक x अक्ष पर हो गया 1 सेंटीमीटर कह दो, क्योंकि एक जो बड़ा डब्बा होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है 1 सेंटीमीटर का, इसमें आ जाएगा 1 इकाई। और सेम ये y अक्ष पे हो जाएगा, पैमाना y अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। पैमाना लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे ये इधर देखो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर माइनस किया जाएगा x, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। देखो माइनस की अपनी तो कोई वैल्यू आई नहीं है, इसलिए माइनस लेना जरूरी नहीं है। तो इधर प्लस का 1, ये y होता है प्लस का 2 3। y की वैल्यू अधिकतम अपनी कितनी आ रही है 8 9 तक आ रही है, 4 5 6 7 और ये 8 और ये आ जाएगी 9। ये अपना y अक्ष, और इधर माइनस में आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम एक तो वैल्यू लिख देते हैं इधर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहली रेखा बनाते हैं 5 और 9। तो x का मान है प्लस का 5, तो प्लस का 5 इधर आएगा 1 2, ये होता है मूल बिंदु 0 0। अब देखो इस बिंदु को हमें बनाना है, तो 5 और 9, तो पहले x 5 है प्लस का, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। फिर y का मान 9 है, तो ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे 9, तो लगभग ये अपना इधर आ जाएगा। तो ये बिंदु हो गया 5 और 9। दूसरा बिंदु है 6 और 8, तो x का मान 6 है और ये इधर आता है 8, तो ये लगभग ऐसा आ जाएगा। यानी ये जो है अपना थोड़ा सा बाहर जा रहा है। और दूसरा जो हमें रेखा कहते हैं 5 और 1, तो ये आगे 5 और 1 ही आ जाएगा। फिर दूसरी क्या आएगी 6 और 2, और 6 और ये 2 आ जाएगी इधर। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो लगभग ये कहाँ काटेगी 9 पे काटेगी, और दूसरे कितने पे काट रही है 5 पे काट रही है। तो इसका जो अपना आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 9 और y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप इसको जब ग्राफ पे बनाओगे तो एक्यूरेट आपको इसी बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। तो ये जो है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करने की आलेखीय या ग्राफीय विधि होती है। अब हम सॉल्व करते हैं 22वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है
और इसमें हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS, यानी ये इसके बराबर है, हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार का कभी भी सवाल आ जाता है, यानी अंडर रूट में है इधर LHS लेकिन RHS यानी दाएं पक्ष में हम देख रहे हैं कि अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। और कभी अंश व हर में ऐसी कोई संख्या आती है तो हमें उसका परिमाकरण करना पड़ता है। परिमाकरण क्या होता है कि हर के विपरीत चिन्ह, जैसे इधर हर में 1 प्लस कोस ए दिखाई दे रहा है तो हमें 1 माइनस कोस ए से अंश व हर में गुणा करना पड़ेगा। एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर माइनस का है तो इधर भी माइनस का मिलेगा, और इधर अगर प्लस का है तो उधर भी क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम जो है सोल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं LHS। हमारे पास क्या दे रखा है कि 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए। अब देखो ये अंडर रूट दोनों पर है, यानी अंश पर भी है और हर पर भी है, तो हमें इसका परिमाकरण करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर के विपरीत चिन्ह से, तो हर है हमारा पास 1 प्लस कोस ए, तो यानी हमें करना पड़ेगा 1 माइनस कोस ए से अंश व हर में गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। ये तो पहले जो सवाल था वैसा का वैसा हमने लिखा है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस ए, अंश में गुणा कर दिया और इसी से हमने किससे गुणा कर दिया, हर में गुणा कर दिया। अब देखो क्या होता है कि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, यानी दो अंडर रूट वाली संख्या अगर आपस में गुणा हो रही है, अब दोनों पे अंडर रूट है तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं, हम अंडर रूट के अंदर गुणा में एक साथ लिख सकते हैं। तो वैसे हमें देखो इस पूरे पे अंडर रूट है और इस पे भी पूरा अंडर रूट है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को हम पूरे अंडर रूट के साथ एक साथ लिख सकते हैं और गुणा में लिख सकते हैं। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 माइनस कोस ए, और ये भी क्या है 1 माइनस कोस ए, और ये आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, और ये है 1 माइनस कोस ए। देखो ऊपर है 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, यानी ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, बट्टे में क्या है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये सर्वसंख्या क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 1, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर कोस का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर a, और इस पूरे पे क्या है अंडर रूट है। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इस पूरे पे क्या है अंडर रूट। देखो बाहर अंडर रूट है और अंदर दोनों पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर तो बच जाएगा 1 माइनस कोस ए और बटे में आ जाएगा साइन ए। अब ये जो साइन है वह दोनों के नीचे, दोनों किसके नीचे, एक के नीचे भी है और बीच में किसका निशान आएगा माइनस का, और कोस के भी नीचे, तो हम क्या करते हैं इसको अलग अलग करते हैं, तो एक बटे साइन ए माइनस है तो माइनस लगाया, और कोस बटे साइन ए, एक बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा यानी ए, और कोस बटा साइन होता है कोट, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट ए, और ये अपना क्या है RHS, ये हो गया अपना प्रूव्ड, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको सारे सर्वसंधिका या फॉर्मूले सारे के सारे याद होंगे। अब हम देखते हैं 22वें का ही जो 8वां में क्वेश्चन था वो हम देखते हैं। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, तो इसमें हमें निश्चित करना है कि ये इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं।
हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे। देखो बीच में प्लस आ रहा है तो ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें भी बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो बनता है a स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a का मतलब साइन है और b का मतलब हो गया कोसेक a। तो ये हमने इसका जो होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बीच में प्लस है तो प्लस लगा। इसमें भी हमें होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a और सेक a। अब क्या करना है कि इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a। देखो हमें चाहिए क्या, टेन और कोट, तो यानी हमें ये कोसेक भी नहीं चाहिए, तो एक बार इसको हम ऐसा कैसा लिख देते हैं, बाद में इसको भी हम गाइड करेंगे, प्लस 2 साइन a। अभी जो कोसेक होता है वह होता है 1 बटा साइन a, प्लस इस कोसेक को हमने यहाँ पे लिख दिया, सेक स्क्वायर ऐसा कैसा लिख देते हैं, इसको भी हमें गाइड करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 2 कोस a। सेक होता है 1 बटा कोस, अब देखो इससे ये कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, यानी यहाँ पे भी 2 रह गया और यहाँ पे भी 2 रह गया। इनको हम आगे ले जाते हैं। अब ये देखते हैं, ये एक सर्वसम्मिका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1, यानी इनकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ये 2 बचा, इसको हमने आगे लिख दिया, ये भी 2 बचा, इसको भी हमने आगे लिख दिया। अब हमारे पास बचा है कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर 7 आ रहा है और ना तो कोसेक है ना क्या है कोट है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सर्वसम्मिका होती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यानी इस कोसेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, और हमें कोट चाहिए इसलिए ये हम क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी हमारे पास क्या है 10 आ रहा है, हम क्या करेंगे पहले इनको जोड़ देते हैं, 2 2 4 1 कितना आ गया 5, प्लस इस कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और थीटा इधर है 1, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और थीटा इधर है 1। अब देखो 5 और 1 6 कितने आ गए 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, और ये क्या अपना RHS। हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव इति सिद्धम। ये सवाल एकदम से आसान हो जाते हैं अगर आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड या नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आते हैं, तो ये एकदम से आसान हो जाते हैं। इसमें हमें एक बारंबारता बंटन दिया गया है जिसका हमें बहुलक के ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला देखते हैं। क्या होता है बहुलक का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब इसमें हमारे पास सवाल एकदम से आसान हो जाता है, कोई भी चीज़ अलग से हमें ज्ञात करनी नहीं होती है, बस जो चीज़ें हमें दी गई है उन्हीं में से छांटना पड़ता है। तो सबसे pहले हम देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, वो है हमारे पास 44। तो ये हो जाता है अपने पास बहुलक वर्ग, यानी इस बारंबारता बंटन का जो बहुलक वर्ग है वह हो जाएगा 40 से 55। इसका मतलब L क्या आ जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है कितनी 40। जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसको हम F1 लिखते हैं, जस्ट उसके ऊपर वाले को F0 लिखते हैं और 1 के बाद 2 आता है, तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके नीचे वाली बारंबारता को F2 लिखते हैं और H हो जाता है अपना वर्ग अंतराल जो हमें दे रखा है 15।
बस सारी वैल्यूज आ चुकी है, इसमें मान रखना है। एकदम से आसान सा क्वेश्चन है। L का मान हमारे पास है 40 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 कितना है 44 माइनस F0 है 20 बटे में 2 गुणा F1। F1 का मान है 44 माइनस F0 है 20 माइनस F2 है 26 गुणा में H का मान कितना है 15। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 44 में से जब 20 जाते हैं तो 24 बचेंगे और बट्टे में 44 दूनी कितना हो जाता है 88 माइनस 46 और ये आ जाएगा गुणा में 15। 40 प्लस 24 बट्टे में 8 में से 6 गए तो 2 बचेगा और ये आ जाएगा 42 गुणा में क्या आएगा 15। देखो ये 24 बट्टे 42 है, आपस में किसके पार्ट से कट रहे हैं 6 के पार्ट से कट रहे हैं। तो 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42 गुणा में क्या चल रहा है 15। 40 प्लस 15 चौके 60 बट्टे में क्या आ जाएगा 7। अब हमें क्या करना है 60 में 7 का भाग देना है। तो 7 8 कितना हो जाता है 56। कितना बच गया 4। आगे कोई अंक नहीं है तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते यहाँ पे 0। 7 5 कितना आ गया 35। फिर कितना बच गया 5। अब वापस 0 उतार लेते हैं और साथ साथ कितना हो जाता है 49 हो जाता है। इसका मतलब कि 40 प्लस 60 बटे 7 को हम लिख सकते हैं 8.57 और इसको जोड़ देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 48.57। यानी दिए गए बारंबारता बंटन का जो बहुलक है वह हो जाएगा 48.57। क्वेश्चन था वो हम ज्ञात करते हैं। उसमें हमें क्या ज्ञात करना है मध्य ज्ञात करना है। तो देखो इसमें जो वर्ग दे रखा है वो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 दे रखा है। तो इसमें कैलकुलेशन एकदम से इजी हो जाएगी। f का मान भी ज्यादा बड़ा नहीं दे रखा है तो हम क्या करते हैं प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य यानी मीन निकालते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब सबसे पहले हमें इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। x की वैल्यू ज्ञात करने के तरीके मैंने आपको 2-3 बताए थे। तो पहला तरीका तो क्या होता है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो या फिर इनका जो अंतर है वो देख लो। 20 का अंतर है, 20 का आधा करके निम्न सीमा में जोड़ सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इसका जो अंतर कितना है 20 का और आधा किया तो 10 जोड़ जाएंगे इसमें। तो 0 में 10 जोड़ा तो 10, 20 में 10 जोड़ा तो 30, 40 में 10 जोड़ा तो 50, इसमें 10 जोड़ा तो 70 और 80 में 10 जोड़ा तो 90। जो अंतर इनमें है यानी 20 का अंतर इनमें है तो इनमें भी 20 का अंतर आएगा। अब हम क्या करते हैं fx का मतलब हो गया f गुणा x। तो इन दोनों गुणा करना है। 10 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया 60। इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। इनको गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, 650 और ये आ जाएगा 7 7 49, 490 और 9 चौके 36, 360। अब हमें चाहिए सिग्मा f और सिग्मा fx। इनको जोड़ें तो आ जाता है 6 और 4 10 10 10 20 हासिल की 2 चली जाएगी और ये आ जाएगा 40। इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 6 5 11 9 20 20 6 26 हासिल की 2 6 3 9 2 11 11 4 15 3 18 यानी 1800 क्या आएगा 60। सिग्मा fx आ चुका है 1860 बट्टे में सिग्मा f आएगा 40। ये 0 से 0 कट गया। अब हमें क्या करना है 186 में 4 का भाग देना है और या फिर इसको 2 के पार्ट से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 3 93 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आ जाता है हमारे पास 93 बटे 2 और 93 में हम 2 का भाग दे देंगे तो 2 चौके 8, 1 बचेगा 3, ये 6 दूनी 12, फिर 1 बचेगा पॉइंट यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 46.5। यानी दिए गए बारंबारता बंटन में जो समांतर माध्य है वह हो जाएगा हमारा 46.5। आसान से क्वेश्चन है और ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं।